नमस्कार दोस्तों। एमपीजीके की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने मध्य प्रदेश के जो भौतिक विभाजन की इस पूरी प्रक्रिया को हमने देखा और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हमने कल देखा था कि जो किस तरीके से मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तरफ भौतिक विभाजन जो नेचुरल प्रकृति के द्वारा किया गया है और दूसरी तरफ प्रशासनिक विभाजन। तो कल की क्लास में जो हम ले चुके हैं उसमें हमने भौतिक विभाजन यानी कि जो प्राकृतिक रूप से विभाजन किया गया है उसके बारे में पढ़ा था और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने सतपुड़ा पर्वत के विषय में पढ़ा, उसकी श्रेणियों के बारे में पढ़ा और अब हम आज की क्लास में विंध्याचल पर्वत के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो विंध्याचल पर्वत है ये एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। अब इसे अवशिष्ट पर्वत क्यों कहा जाता है? देखिए, अवशिष्ट पर्वत वैसे पर्वत होते हैं जिनका कि ऊपर का जो ये भाग होता है ना, ये एक शिखर की तरह नहीं होता है, एकदम सपाट होता है। और ये कैसे हो जाता है? क्योंकि कई वर्ष पूर्व यहाँ पर अपरदन की जो प्रक्रिया हुई वो बहुत तीव्र हुई। अपरदन की प्रक्रिया के तीव्र होने के कारण इसका जो ये ऊपर का भाग होता है ये कुछ इस शेप में आ जाता है जिसे कि हम अवशिष्ट कहते हैं। इसी कारण इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत को अगर हम देखें, इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के मध्य एक विभाजक के रूप में देखा जाता है। अगर हम मध्य प्रदेश का मैप देखें तो जो उत्तर का भाग है और जो दक्षिण का भाग है इन दोनों के मध्य विंध्याचल पर्वत खड़ा हुआ है। तो ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम करता है। इस पर्वत की जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है सद्भावना शिखर। कौन सा शिखर? सद्भावना शिखर, जिसकी की हाइट 712 मीटर है। और ये सद्भावना शिखर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में दमोह में। अगर हम विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 श्रेणियाँ मिलती हैं। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो पश्चिम में आरंभ में सबसे पहले हमको मिलेगी भांडेर की श्रेणी। कौन सी श्रेणी? भांडेर की श्रेणी। इसके बाद मध्य में है कैमूर की श्रेणी, जो कैमूर की पहाड़ियाँ हम लोग बोलते हैं, तो कैमूर की श्रेणी ये विंध्याचल पर्वत की श्रेणी है। और सबसे पूर्व की श्रेणी है पारसनाथ की पहाड़ियाँ। ये पारसनाथ की पहाड़ियाँ, इनका कुछ एरिया हमें झारखंड तक भी देखने को मिलता है। ये शुरुआत है मध्य प्रदेश से, परंतु पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं इनका कुछ हिस्सा हमको झारखंड क्षेत्र की जो राज्य है वहाँ पर भी इसका विस्तृत है। इसके बाद जो तीसरा भाग आएगा वो है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार के बारे में यदि हम इसकी विशेषता देखें तो सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है, एमपी का। बघेलखंड का पठार, अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखोगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये जो सबसे पूर्वी भाग है बघेलखंड का पठार, और ये छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा साझा करता है। दूसरी विशेषता है बघेलखंड के पठार की कि ये सबसे छोटा भौतिक विभाग है। सबसे छोटा भौतिक विभाग है। इसके बाद में कर्क रेखा इसके बीच से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बघेलखंड का जो पठार है यहाँ से होती हुई कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। और सर्वाधिक वर्षा, जैसा कि हमने पहले भी देखा, पूर्वी पठारी क्षेत्रों में ही होती है।
तो ये विशेषता है किसकी? बघेलखंड के पठार की। बात बुंदेलखंड की नहीं हो रही है, बघेलखंड के पठार की हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आ करके हम मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन हमने देखा था, जो प्राकृतिक विभाजन आप कह सकते हो, वो इस पॉइंट पर आकर के ख़त्म होता है। इसके बाद हम दूसरा विभाजन लेंगे जो कि प्रशासनिक विभाजन है, जो कि मानवकृत है। ये जितना भी हमने देखा ये प्राकृतिककृत था, और अब जब हम पढ़ेंगे ये मानवकृत विभाजन है, ये प्रशासनिक विभाजन है। इसे सरकार के द्वारा किया गया है, प्रशासकों के द्वारा किया गया है। एमपी में वर्तमान में यदि हम देखें तो कुल 10 संभाग हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलग होने पर 3 संभाग जो है वो छत्तीसगढ़ में चले गए। ये तो आपको पता ही होगा कि 2008 में होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम किया गया। चलिए हम संभाग के विषय में देखेंगे। सबसे पहले जो संभाग हम लेंगे वो हमारा होगा उज्जैन संभाग। अब ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखोगे तो उसमें से जब आप उज्जैन संभाग, ऐसे कई बार मैप को अगर आप स्टडी करते हो, देखते हो, तो आपको ये जितने भी ज़िले हैं ना, ये सारे आपको याद हो जाएंगे कि किस संभाग में कितने ज़िले हैं। उज्जैन संभाग के बारे में देखिए, उसमें आता है आपका रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा जो कि शाजापुर से अलग होके बना है, उज्जैन और देवास। तो कुल कितने ज़िले हो गए? 6। ठीक है। इसके बाद ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में ग्वालियर भी आएगा, दतिया आएगा, अशोकनगर आएगा, शिवपुरी आएगा और गुना आएगा। कुल 5 जो ज़िले हैं वो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आएंगे। चंबल संभाग की यदि हम बात करें, बहुत छोटा संभाग है ये। इसके 3 ज़िले आएंगे, श्योपुर, भिंड और मुरैना। इसके बाद सागर संभाग। सागर संभाग के अंतर्गत जो आएंगे वो 6 ज़िले होंगे। एक तो सागर स्वयं, अशोकनगर, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह और पन्ना। फिर रीवा संभाग की यदि हम बात करें तो इसमें रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली ज़िले आते हैं। शहडोल संभाग के अंतर्गत शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिला। जबलपुर एक बड़ा संभाग है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत जबलपुर, मंडला, कटनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, सिवनी। तो टोटल कितने ज़िले हो गए आपके जबलपुर संभाग में? 7, 8 ज़िले हो गए। 3, 3, 6, 7 और 8 ज़िले। इसके बाद नर्मदापुरम। नर्मदापुरम भी एक छोटा संभाग है। इसमें 3 ज़िले आएंगे, बैतूल, होशंगाबाद और हरदा। इसके बाद हम देखेंगे हमारे बचे हुए 2 संभाग हैं। एक है भोपाल संभाग, और भोपाल के बाद में इंदौर संभाग। भोपाल में भोपाल, राजगढ़, सागर, रायसेन, सीहोर, ये 5 ज़िले हो गए। इसके बाद इंदौर। इंदौर भी एक बड़ा संभाग है। बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिला, ये इसके अंतर्गत ज़िले आएंगे। अब इसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसमें हम मध्य प्रदेश का जो अफवाह तंत्र है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और इस क्लास के द्वारा जो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है वो समाप्त होता है। और अभी अगर हम एक बार रिवाइज कर लें अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, तो उसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन हमने देखा था उसको हमने 2 भागों में विभाजित किया था। एक भौतिक भाग विभाजन और एक प्रशासनिक विभाजन। भौतिक विभाजन के अंतर्गत 3 भाग किए थे। एक मध्य उच्च प्रदेश, फिर सतपुड़ा महकल श्रेणी और तीसरा बघेलखंड का पठार। मध्य उच्च प्रदेश को हमने 5 उपभागों में बांटा था। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार।
इसके बाद सतपुड़ा मैकल श्रेणी को हमने 3 भागों में, इसकी 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, राजपीपला, सतपुड़ा और मैकल श्रेणी। और तीसरा था बघेलखंड का पठार, जिसको कि हमने आज कंप्लीट किया। तो इस तरह अगर आप इन क्लासेस को देखते जाएंगे और डे बाय डे हम इसका रिवीजन आपको कराते रहेंगे, हमारी जो पहले की क्लास है उस क्लास का रिवीजन हम हमारी नेक्स्ट क्लास में क्लास को ख़त्म करते समय, समाप्त करते समय एक बार ज़रूर कराएंगे, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्रैक हो जाए, निकल जाए, आपकी क्वालिफाई एग्ज़ाम हो जाए। इन सारी बेस्ट विशेस के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।